का हाल चाल? बढ़िया। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेडॉक्स रिएक्शन और आज हम लोग करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का सेकेंड लेक्चर। तो बच्चों क्लास 11th के सिलेबस में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किए थे और उसका एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था हमने, जिसमें हम लोग देखे थे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और कितने तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स वगैरह किए थे, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा खत्म हो गया था। इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कर लिया था। अब इस लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हिंदी में इसे ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा आपको जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखो चैप्टर कौन सा चल रहा था? रेडॉक्स रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या इसी को बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, थोड़ा सा का डिफरेंस है अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओ तो, नहीं तो इन अदरवाइज इसको एक ही माना जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो या ऑक्सीडेशन स्टेट कह दो, दोनों का सेम ही मतलब होता है। देखो होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से समझना। जैसे बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड है HCl, नाम तो सुना होगा सबने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो इस HCl में अभी आप देखोगे तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल आपको दिख रहा है। HCl पे कोई चार्ज नहीं है, एक ऐसा दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है आपको, न्यूट्रल दिख रहा है, उदासीन, उदासीन दिख रहा है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। जब भी कंपाउंड के फॉर्म में है, जब भी यौगिक के फॉर्म में है, जब भी कंबाइंड स्टेट में है। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब एक साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ना हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है, ना क्लोरीन पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है, अर्थात HCl जो यौगिक है वो उदासीन है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने का प्रयास करोगे, थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो आपको यहां पे चार्ज दिखेगा बच्चों। जैसे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमने आपको बताया था कि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाले कौन कौन मैंने आपको बताया था? फ्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर, फास्फोरस। ये सब जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये सब अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं और ये जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। यदि आपने रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले जाओ यूट्यूब पे सर्च करो रेडॉक्स रिएक्शन लेक्चर 1 बाय डीके चंदन सर, उसको देखो। वहां पे मैंने इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक भी बताया है। पहले उस लेक्चर को देख लो बच्चों, फिर ये कहानी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अभी थोड़ा सा मैंने बता दिया कि ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं बाकी एलिमेंट के तुलना में। बाकी तत्वों से इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है
और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने का क्या अर्थ होता है कि ये जब भी किसी एटम के साथ जुड़ेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो बच्चों यहां पे आप देख रहे हो क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। और ये जो हाइड्रोजन है एकदम आप फील करोगे बहुत मजा आने वाला है। ये हाइड्रोजन जो है इसमें तो नहीं है, यानी एक लो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो बच्चों क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जो साझे में है, जो इन्होंने आपस में मिलकर बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के बीच में साझेदारी हुआ होगा, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया होगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया होगा, तभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया बच्चों, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। तो जब क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में डाला है बॉन्ड बनाते समय, उसके इलेक्ट्रॉन को और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को, दोनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखने का प्रयास करेगा, बट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। इसके वजह से बच्चों क्या होगा कि क्लोरीन पे थोड़ा सा पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन जिधर ज्यादा शिफ्ट होगा उधर निगेटिव चार्ज लेकर जाएगा, और जिधर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास निगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, यानी वहां पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पे ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब थोड़ा सा होता है, तो थोड़ा सा यहां पे निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया और यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया तो इस पे क्या हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इस पे निगेटिव और थोड़ा सा इस पे पॉजिटिव। अब बताओ सर थोड़ा सा क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों ये अभी अलग नहीं हुआ है, ये अभी अलग नहीं हुआ, ये अभी साथ में है। और क्लोरीन ने सिर्फ क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट किया है, खींचा है, ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया वहां से। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेकर भाग जाएगा, हट जाएगा वहां से, तो क्लोरीन पे पूरा माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पूरा प्लस आ जाएगा। लेकिन अभी दोनों साथ में है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है टुवर्ड्स क्लोरीन, हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है, तो यहां पे थोड़ा माइनस और यहां पे थोड़ा प्लस। लेकिन बच्चों अगर यहां पे बॉन्ड ब्रेक कर जाए, अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए, HCl जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए, तो ब्रेक करेगा तो क्या होगा कि एक तो पहले ही से क्लोरीन क्या था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करके रखा था, तो जब ये जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भी जाएगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जाएगा। तो यहां पे क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन पूरा एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसलिए इस पे आ जाएगा Cl माइनस। और चूंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर भाग गया, हाइड्रोजन के पास हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस। कितना आ जाएगा, प्लस। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन पे प्लस आया और क्लोरीन पे माइनस आया, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जो हाइड्रोजन पे +1 आया और क्लोरीन पे जो -1 आया, इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो अब जरा ध्यान से समझो इसका परिभाषा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सारा कहानी आप समझ गए हो, अगर यहां तक नहीं समझे वीडियो को एक बार और पीछे करो और ध्यान से शुरू से देखने का प्रयास करो। देखो तो बच्चों होता क्या है कि जब कोई तत्व यौगिक का निर्माण करता है, जैसे एक अकेले हाइड्रोजन है तो यहां पे ऑक्सीकरण संख्या का कोई मतलब नहीं है, अकेले क्लोरीन है तो यहां पे ऑक्सीकरण संख्या का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई तत्व आपस में संयोग करके अणु बनाता है या यौगिक बनाता है, फिर से सुनो, जब कोई तत्व एक या दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, तो बच्चों उन पे या तो काल्पनिक या तो वास्तविक, या तो काल्पनिक या तो वास्तविक
चार्ज उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उसी आवेश को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे काल्पनिक चार्ज है, रियल में जब HCl है तो HCl पे आपको चार्ज दिखेगा नहीं, यहां पे ना हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है ना क्लोरीन पे। लेकिन हमने जब अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया तो पता चला कि क्लोरीन का, ये मन की आंखों से हम देख रहे हैं, जो हम जानते हैं, ऐसे आंख से देखोगे तो HCl पे कोई चार्ज नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप भेजा लगाओगे, दिमाग लगाओगे, मन की आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो क्लोरीन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जिधर जाएगा उस पे माइनस आएगा, और जिधर से चला जाएगा उस पे प्लस आएगा। लेकिन ये जो चार्ज आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये आभासी चार्ज है, काल्पनिक चार्ज है, जो आपने इमेजिन किया कि ऐसा हो रहा है इसमें। लेकिन बच्चों जैसे ही ये अलग हो गया, तो जैसे ही अलग हो गया तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, तो वास्तव में यहां पे एक निगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो यही आभासी चार्ज या वास्तविक चार्ज, आभासी आवेश या वास्तविक आवेश। तो किसी यौगिक में या किसी अणु में किसी तत्व पर जो आवेश उपस्थित रहता है, चाहे आभासी या वास्तविक, उसी आवेश को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर हो गया? तो जब तक तत्व फ्री स्टेट में रहेगा, एलिमेंटल स्टेट में रहेगा, अकेले रहेगा, तब तक उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो अणु का निर्माण करेगा किसी दूसरे तत्व के साथ या यौगिक का निर्माण करेगा, तो उसमें कुछ न कुछ आभासी या वास्तविक आवेश उत्पन्न होगा, और उसी आवेश को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको डिफाइन कर रहे हैं। ले लिए? चलिए तो परिभाषा करते हैं इसका। देखो सॉरी, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे शॉर्ट में इसको ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे। तो किसी यौगिक या किसी अणु में किसी तत्व पर जो आभासी या वास्तविक आवेश उपस्थित होता है, उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो किसी भी यौगिक में या किसी भी अणु में किसी तत्व पर जो आवेश उपस्थित रहता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, या इसी को आप ऑक्सीकरण अवस्था भी बोल सकते हो। थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे मैं वो अंतर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसको लिख लो। जैसे HCl में आपने देखा, HCl में आपने अभी देखा हाइड्रोजन पर +1 आवेश है, हाइड्रोजन पर +1 आवेश है, और HCl में क्लोरीन पर -1 आवेश है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है बच्चों, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? -1 है, -1 है। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और तरीका होता है कि कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करेंगे। तो चलो आप हेडिंग लगा लो, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम किसी कंपाउंड में, जैसे यहां पे हमसे पूछ दे, चलो HCl का तो आसान था, हमने बता दिया तो आप समझ गए।
मैं आपसे पूछ दूं कि देखो H2SO4 में सल्फर का बता दो कि ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का बता दो ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। PO4 3- एक आयन है फॉस्फेट आयन, इसमें बताओ फास्फोरस का कितना होगा। तो अभी आप नहीं बता पाओगे, लेकिन लेक्चर में बने रहिए। अभी 10 से 15 मिनट के बाद आपको सब कुछ आने वाला है, सब कुछ आप सीख जाओगे, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। तो देखो बच्चों, कुछ तत्व का या कुछ स्पीसीज का ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये याद रखोगे उसके बाद कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो चलो देखो, रूल 1, पहला रूल हम लोग देखते हैं, रूल 1, ठीक है। पहला नियम, तात्विक अवस्था या मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दो, H2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में किसी दूसरे तत्व के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, हाइड्रोजन अपने ही साथ है। P4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। S8 में S का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसके बाद कोई ऐसे लिखा हुआ एलिमेंट, आयरन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, तो ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। तो कोई भी तत्व जब स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा, अकेले रहेगा, खुद में रहेगा, मस्त, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो S8 का, P4 का, H2 का, Cl2 का, Br2 का, N2 का, Br2 का, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये पहला नियम है, ध्यान रखना। चलो दूसरा नियम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सेकंड नियम, रूल 2, रूल 2, इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। माने सामान्यतः जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है। लेकिन ध्यान दो, आपको स्पेशली याद रखना है, हाइड्रोजन जो है वो दोहरा चरित्र दिखाता है। ठीक है, धातु के साथ और अधातु के साथ ये अलग अलग चरित्र दिखाता है, अधातु के साथ। ठीक है, तो धातु के साथ जैसे बच्चों ये सोडियम हाइड्राइड बना लिया, NaH बना लिया, सोडियम हाइड्राइड, MgH2 बना लिया। ठीक है, या AlH3 बना लिया, AlH3 बना लिया। ये सब धातु के साथ ही क्या करता है? हाइड्राइड का निर्माण करता है। हाइड्राइड का, धातु के साथ किसका निर्माण कर लिया? हाइड्राइड का निर्माण कर लिया, हाइड्राइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन धातु के साथ धातु का हाइड्राइड बनाता है, यानी सोडियम के साथ ही सोडियम हाइड्राइड बना लिया, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्राइड बना लिया,
और एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम हाइड्राइड बना लिया। लेकिन यही जब ये अधातु के साथ रहेगा तो डोमिनेट करेगा और खुद पावर में आ जाएगा। जैसे क्लोरीन के साथ ही HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, सल्फर के साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लिया, वाटर बना लिया। तो इन जगहों पे, दोनों जगह पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको अलग अलग याद रखना है। इन सब में जब ये धातु के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -1 होगा, ध्यान रहे। इन सब जगहों पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा। लेकिन जैसे ही अधातु के साथ आएगा बच्चों, तो अधातु के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +1। यानी हाइड्रोजन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दो अलग अलग अवस्थाओं में। सामान्यतः तो हम क्या करते हैं? +1 लेते हैं, क्योंकि जनरली ये धातु के साथ ही कंपाउंड का निर्माण करता है। लेकिन जब कभी ये धातु के साथ आ जाए हाइड्रोजन, तो वहां पे नेगेटिव फॉर्म दिखाता है और वहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। लेकिन इन जनरल या फिर अधातु के साथ कह लो, हमेशा क्या रहेगा? +1 रहेगा। सिर्फ धातु के हाइड्राइड में जब मेटल हाइड्राइड का निर्माण करता है तो वहीं पे हाइड्रोजन -1 होता है। मेटल हाइड्राइड में, धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होता है, लेकिन बाकी अन्य जगहों पे हाइड्रोजन +1 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में -1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखो बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का। रूल 3, इन जनरल। इन जनरल, इन जनरल का मतलब हो गया सामान्यता। सामान्यता मतलब रेगुलर। इन जनरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। -2 होता है। सामान्यतः ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहां पे है एग्जाम्पल के लिए, ये आपका CO2 हो गया, H2O हो गया, H2CO3 हो गया। इन में, इन सब जगहों पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। वो आगे हम चेक करके भी सब आपको बताएंगे। तो इन जनरल ये सब जो कंपाउंड होते हैं, यानी ऑक्सीजन अपने मैक्सिमम कंपाउंड में -2 दिखाता है, कुछ कंपाउंड को छोड़कर। कुछ कंपाउंड जैसे परऑक्साइड, परऑक्साइड जैसे H2O2 हो गया, H2O2, Na2O2, इस सब में ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। परऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। वही बच्चों अगर सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 हो गया, तो KO2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा? ये हो जाएगा -1/2। कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2। फिर देखो अगर ऑक्सीजन OF2, ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाया है, तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। OF2 दुनिया का एकमात्र कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। उसके बाद बच्चों O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, O2F2 में कितना होता है? +1 होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाला जो ये स्पेशल केस है, ये सब एक्सेप्शन है, या कह लो स्पेशल केस है। स्पेशल केस है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए।
तो ये जो ऑक्सीजन के लिए स्पेशल केस है, इसको हम अलग से भी एक वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको बताएंगे कि पेरोक्साइड कब बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, कब बोलते हैं, और क्यों यहां पे आपका -1/2 होता है, OF2 में +2 क्यों होता है, और O2F2 में +1 क्यों होता है। ये सारा बात हम लोग अलग से भी जब अलग अलग तरह के ऑक्साइड का बात करेंगे तो वहां पे करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है कि जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है -2। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है इसके कंपाउंड में, बट ये सब एक्सेप्शनल केस है जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है। फिलहाल के लिए आप केवल इसको याद रख सकते हो, बाकी आगे एक वीडियो आएगा तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी हमें सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उधर कंटिन्यू करते हैं। तो क्या क्या मैंने अभी बताया, अगर कुछ तत्व अपने एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो 0 होगा। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1 होगा, लेकिन अगर मेटल के साथ है, मेटल हाइड्राइड बनाया हुआ है, तो वहां पे उसका -1 होगा। और ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2 होता है। आगे बढ़ते हैं, कितना रूल हो गया, रूल 3। आते हैं बच्चों रूल 4 में। रूल 4, तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्वों जिनको हम लोग कहते हैं क्षार धातु, क्षार धातुएं क्या बोलते हैं, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं। तो वर्ग 1 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, +1 होता है। आवर्त सारणी में जो वर्ग 1 के तत्व हैं, जैसे कौन कौन है, वर्ग 1 में कौन कौन आता है बच्चों, वर्ग 1 में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। तो आपने फ्रेज जरूर याद रखा होगा, इसको याद रखने का, हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद। तो फ्रांसियम जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, तो हम लोग इसका चर्चा नहीं करते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो किसी भी ग्रुप का जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय का मतलब होता है कि ऐसे तत्वों से हमेशा अल्फा बीटा गामा जैसे खतरनाक रेडिएशन निकलते रहते हैं, किरण निकलते रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले एलिमेंट का बात नहीं होता है। बाकी ये जो लास्ट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सारे के सारे कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाते हैं, और इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है अपने कंपाउंड में, +1 होता है। हाइड्रोजन का तो मैंने आपको पहले ही बताया, जनरली +1 होता है। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। तो याद रहे, ये सब कहीं भी आएगा तो इनके लिए हम +1 का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए सॉरी, रूल 5, वर्ग 2 के तत्वों, वर्ग 2 के तत्वों, वर्ग 2 के तत्वों, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों क्षारीय, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वर्ग 2 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है। तो वर्ग 1 वाले का सबका कितना होता है, +1 होता है, और वर्ग 2 वाले का कितना होता है, +2 होता है। तो वर्ग 2 में कौन कौन है, देखो ग्रुप 2 में हमारे पास कौन कौन एलिमेंट है, ग्रुप 2 वर्ग 2, तो इसमें है बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो फिर से जो लास्ट वाला है ना रेडियम, ये रेडियम क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ये कंपाउंड नहीं बनाएगा। लेकिन बाकी सब जो है इसके लिए फ्रेज आप याद रखना, बेटा मांगे कन्या सुंदर, वाह जी वाह, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। बाप को सुंदर बहू मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है, तो बाबूजी राजी हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो इन सब का ये जो यहां से यहां तक है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ठीक है, लिख लो इसको। वर्ग 1 के जितने भी तत्व होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, और वर्ग 2 के जितने भी तत्व होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। हाइड्रोजन का +1 होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होगा, और कोई तत्व अपने फ्री स्टेट में रहेगा तो उसका 0 होगा। ठीक है, ये बात है। चलो कुछ और रूल है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। रूल 6, रूल 6, वर्ग 17 के तत्वों, वर्ग 17 के तत्वों जिनको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, हैलोजन्स। ठीक है, हैलोजन होता है, और तत्वों यानी सबका बात कर रहे हैं तो बहुवचन हो गया हैलोजन्स। वर्ग 17 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः -1 होता है, -1 होता है। जहां सामान्यतः लिख दें वहां समझ जाना कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, यानी हर जगह नहीं लेकिन अधिकांश जगह -1 होता है, तो सामान्यतः -1 होता है। वर्ग 17 में कौन कौन है भाई, वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व हैं, तो वर्ग 17 में है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एलिमेंट होता है स्टैटिन। तो स्टैटिन को फिर से हम कंसीडर नहीं करेंगे, बात वही है। और इसके लिए फ्रेज आप याद रखना, फिर कल बाहर आई आंटी, नई नई आंटी थी, बाहर नहीं निकल रही थी। एक दिन बच्चा को नजर पड़ गया, एक बार पहले भी पड़ा था, तो फिर बोला कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। तो इन सब में बच्चों यहां से जो यहां तक एलिमेंट है, सब कंपाउंड बनाते हैं, और इनमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है A-1 होता है। लेकिन होता क्या है बच्चों कि जनरली आपस में भी कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे IF3, IF7, ClF3, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें आयोडीन का +3 हो जाएगा, यहां पे आयोडीन का +7 हो जाएगा, यहां पे क्लोरीन का +3 हो जाएगा, यहां पे आयोडीन का +3, यहां पे आयोडीन का +7 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। इन कंपाउंड को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं, यानी एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है इसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी होता है। ठीक है, जो हायर हैलोजन होते हैं, उच्च हैलोजन, जैसे फ्लोरीन लोअर हैलोजन हो गया, और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब हायर हैलोजन हो गए। तो हायर हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे चेंज होता है। लेकिन इन जनरल जो दूसरे के साथ ही कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो वहां पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों हैलोजन जब ऑक्सीजन के साथ आएंगे तो वहां पे भी इनका चेंज हो जाएगा, क्योंकि हैलोजन जैसे OF2,
तो OF2 में फ्लोरीन का -1 रहेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन किस में रहेगा, +2 में रहेगा। तो हेलोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो वहां पे कभी कभी चेंज हो सकता है, लेकिन इन जनरल हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना याद रखना है हम लोग को याद रखना है -1। तो हेलोजन के लिए -1, ठीक। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। देखो वर्ग 18 के जो तत्व हैं बच्चों, रूल 7, वर्ग 18 के तत्व जिनको हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस, या इन्हीं को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, या इन्हीं को हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वर्ग 18 के तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। वर्ग 18 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है। क्यों भाई? क्योंकि अक्रिय गैस है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, किसी के साथ ही यौगिक का निर्माण नहीं करते, और इसीलिए बच्चों इनका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व हैं? तो वर्ग 18 में है आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन फिर से वही रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऐसे याद रखना इसका, हीना, नीना, और नीना कौन है? नीना कौन है? पंचायत वेब सीरीज देखे हो तो उसमें जो मुखियाइन है ना, प्रधान जी की औरत, उसका नाम नीना गुप्ता है ओरिजिनली। हीना, नीना और करीना, करीना का 0 रन। देखो महिला क्रिकेट टीम है, ठीक है, इन लोगों का एक महिला क्रिकेट टीम है, महिला, अब तो हो ही रहा है महिला क्रिकेट, आरसीबी जीता नहीं इस बार आईपीएल महिला वाला, तो महिला क्रिकेट टीम है। अब इन लोगों का सब 0 पे आउट हो गई, तो हीना, नीना और करीना का 0 रन है, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सबका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। पर इसमें एगो एक्सेप्शन है बच्चों, यहां पे कौन? यहां पे एक्सेप्शन है ए, जेनॉन। जेनॉन कई तरह के कंपाउंड का निर्माण करता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर, जैसे XeOF2, XeOF4, ठीक है, उसके बाद XeO3, इस तरीके से कंपाउंड का निर्माण करता है। तो इन सारे कंपाउंड में जेनॉन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस में अलग अलग आता है, यानी कभी +2, कभी +4, कभी +6, कभी +8 जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ये सब जितना भी एक्सेप्शनल कंपाउंड है उसको हम अलग से आपको बताएंगे। इसका जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद स्ट्रक्चर से जिसका ज्ञात किया जाता है, जिसका डायरेक्टली फार्मूला से नहीं ज्ञात कर सकते, स्ट्रक्चर से ज्ञात करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर अभी आगे चलता रहेगा। तो जनरली आपको याद रखना है कि जो उत्कृष्ट गैस होते हैं, जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और सिर्फ जेनॉन एक इसमें ऐसा है जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जिसे हम अलग से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, ठीक, जल्दी। एक गिलास पानी लाओ। देखो रूल 8, किसी आयन पर उपस्थित आवेश उसका
ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या होता है। किसी आयन पर उपस्थित आवेश उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो कोई आयन है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो उसमें जो आवेश उपस्थित रहता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा बच्चों। जैसे हमारे पास Al3 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 होगा। हमारे पास Mg2 प्लस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा या +2 होगा। और हमारे पास Na प्लस है, Na प्लस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। हमारे पास Cl माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। O2 माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। हमारे पास N3 माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3 होगा। तो आयन पर जो आवेश रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आयन पर जो आवेश रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। उदासीन, किसी उदासीन यौगिक में सभी परमाणुओं, सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। रूल है हमारा कि किसी उदासीन यौगिक या कोई उदासीन अणु है, यानी एक ऐसा यौगिक जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो उसके सभी परमाणुओं के अलजेब्रेइक सम, ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रेइक सम 0 के बराबर होता है। यदि उसका ऑक्सीकरण संख्या का योग ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा। जैसे बच्चों हमारे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज में जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कार्बन एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 आएगा। जैसे हमारे पास है HNO3, तो HNO3 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0 होगा। तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनके सारे परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ 0 के बराबर आएगा। हमारे पास H2SO4 है बच्चों, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 होगा। यानी कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, प्लस 1 सल्फर है तो 1 गुने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसको हम क्वेश्चन में अभी यूज भी करने वाले हैं। तो ये एक रूल हो गया। लास्ट नियम देख लो, इस लेक्चर का लास्ट नियम, रूल नंबर 10, 10वां नियम, रूल 10। ठीक है, किसी आयनिक स्पीशीज, यानी जिसपे प्लस या माइनस हो, किसी आयनिक स्पीशीज में उसके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग
आवेश के बराबर होता है, आवेश यानी चार्ज के बराबर होता है। चार्ज के बराबर होता है। जैसे बच्चों हमारे पास है OH माइनस, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू -1 होगा। इसमें टोटल चार्ज कितना है? -1, तो किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। जैसे हमारे पास SO4 2 माइनस है, तो यहां पे कै गो सल्फर है? 1, तो 1 गुने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 गुने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू चार्ज कितना है? -2, तो -2 के बराबर आएगा। उसी तरीके से जैसे हमारे पास है PO4 3 माइनस, तो इसमें क्या होगा? एक फास्फोरस है, तो 1 गुने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस 4 गुने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -3 हो जाएगा। चलो हो गया। तो ये रूल नंबर 10 था। अब इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने आ गया। इतना चीज यदि आप याद रखते हो तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अभी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं इस पे। पहले चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा कुछ, ध्यान से देखो। जैसे कोई एलिमेंटल स्टेट में H2O2 N2 P4 S8, यहां पे हमने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है? +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में मैंने आपको बताया कि -1 हो जाता है। ऑक्सीजन का जनरली हम लोग को कितना याद रखना है? -2, लेकिन पर ऑक्साइड में -1 हो जाता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 हो जाता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 हो जाता है, O2F2 में +1 हो जाता है। तो चेंज होता है, लेकिन जनरली कितना? -2। वर्ग एक के जो तत्व हैं उनका +1 होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं इनका +2 होता है। जो हैलोजन होते हैं बच्चों, हैलोजन्स वर्ग 17 वाले, इनका -1 होता है जनरली। और जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं इनर्ट गैस, उनका 0 होता है। अब अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उनके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का जोड़ 0 के बराबर होता है। अगर कोई आयनिक स्पीसीज है तो उसके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का जोड़ उस पे उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इतना हमने रूल में पढ़ा, ये संक्षिप्त समरी है। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए पहला सवाल है, अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। यानी जो हम कंपाउंड दे रहे हैं उसमें कुछ एलिमेंट अंडरलाइन रह गए। जैसे H2SO4 है और इसमें आपको फाइंड करना है किसका? सल्फर का। उसके बाद जैसे हमारे पास है HNO3, इसमें नाइट्रोजन का, H3PO4 इसमें फास्फोरस का, H2H2O7 इसमें सल्फर का, ठीक है, H2CO3 इसमें कार्बन का। इन सब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। कंपाउंड में, इन सारे कंपाउंड में जो अंडरलाइन एटम है, जिसको अंडरलाइन किए हैं हम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो चलो एक हम बताते हैं, यहां पे देखना। देखो बच्चों, जैसे यहां पे आप देखोगे तो फाइंड किसका करना है? सल्फर का। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेंगे X है, जिसका फाइंड करना है उसका क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। और हाइड्रोजन कितना है? 2,
तो करेंगे 2 गुने हाइड्रोजन, 2 गुने हाइड्रोजन, प्लस बच्चों एक सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X माना है, 4 ऑक्सीजन है तो यहां पे लिखेंगे 4 गुने ऑक्सीजन। और बताओ इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है? नहीं है। तो हमने बताया था कि कोई उदासीन यौगिक रहेगा तो उसके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा, तो यहां पे बराबर में कर देंगे 0। ठीक है, अब देखो 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जनरली +1 होता है, तो 1 लिख दिए, प्लस X प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या? -2, बराबर हो गया 0। अब बच्चों 2 प्लस X माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो X इक्वल टू हो गया, इधर गया ये प्लस और ये हो गया इधर -2, तो आ गया +6, यानी H2SO4 में बच्चों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको दिख रहा था कि सल्फर पे कोई चार्ज है नहीं ना, लेकिन जब आप ऑक्सीकरण संख्या के मन से देखते हो तो आपको पता चलता है कि सल्फर पे +6 चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हो गया तरीका ज्ञात करने का, समझ गए? ठीक है, नहीं समझे अभी इतना सारा क्वेश्चन है, समझ जाएंगे, लिख लो इसको। अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, देखो HNO3 सेकेंड है हमारा HNO3 और इसमें नाइट्रोजन का फाइंड करना है बच्चों, तो ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही है तो एक हाइड्रोजन लिख दिए, प्लस नाइट्रोजन का हमें फाइंड करना है तो इसे एक समान लिए, प्लस 3 गुने ऑक्सीजन है, 3 गुने ऑक्सीजन है और कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे। फिर बच्चों हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि +1 होता है, प्लस X प्लस 3 गुने ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू 0। तो अब X इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी 6, उधर जाएगा तो +6 और ये -1, X इक्वल टू आ गया +5। मीन्स HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ठीक है, क्लियर? मजा आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और सीखा कुछ आपने तो जरूर एक बार इसको स्टेटस लगा लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वे भी सीख सके। समाज सेवा करनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो H3PO4 है, H3PO4 में फास्फोरस का फाइंड करना है बच्चों, तो यहां पे 3 गुने हाइड्रोजन करेंगे, क्या हो गया? हाँ, 3 गुने हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस का फाइंड करना है बच्चों, तो फास्फोरस का X मान लेंगे, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुने ऑक्सीजन और कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 गुने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस X प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो बच्चों X इक्वल टू आ गया 4 दूनी 8, इधर जाएगा तो प्लस में और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ गया? 5 3 8, X इक्वल टू 5। तो इसमें फास्फोरस का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? +5 है, +5 है। अब सीख गए? मजा आया? चलो तो ठोको लाइक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं बच्चों। देखो यहां पे H2S2O7 है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो फिर से वही करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो
प्लस 2 इंटू सल्फर का जिसका निकालना है उसका हम x मानेंगे, तो 2 सल्फर है तो यहां पे 2x हो गया, एक था तो x लिख रहे थे, 2 सल्फर है तो 2x हो गया, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 गुने हाइड्रोजन का 1 प्लस 2x प्लस 7 गुने ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू हो गया बच्चों 7 दूनी 14, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14 और 2 उधर गया, तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू प्लस 6, यानी H2H2S7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ठीक है, +6 है। अब चलो H2CO3 में लास्ट क्वेश्चन। तो चलो देखो, H2CO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए हमें बच्चों, तो 2 गुने हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन है तो कार्बन का फाइंड करना है, x लिखेंगे, प्लस 3 गुने ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो 2 गुने हाइड्रोजन का 1 प्लस x प्लस यहां पे ऑक्सीजन का है, पहले ही -2 लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। 3 गुने ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 -2 इक्वल टू 4। तो यहां पे कार्बन का कितना हो गया, +4 हो गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से आपने जरूर सीख लिया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना, ठीक है। तो ये वैसे कंपाउंड थे जो न्यूट्रल थे, जिन पे कोई चार्ज नहीं है। अब हम कुछ वैसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे जिन पे चार्ज रहेगा, ठीक है, प्लस या माइनस। तो चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास है PO4 3- और इसमें आपको फास्फोरस का फाइंड करना है। फिर हमारे पास है CO3 2- और इसमें आपको कार्बन का फाइंड करना है। अपने पास है NO3- और इसमें आपको N का फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद है अपने पास SO4 2- और यहां पे आपको S का फाइंड करना है, S का फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। अब बताया था मैंने आपको कि यदि चार्ज उपस्थित है, स्पीसीज पे चार्ज उपस्थित है, तो उसका सभी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर का जो जोड़ आएगा उसके चार्ज के बराबर आएगा। उदासीन है तो 0 के बराबर कर रहे थे, चार्ज है तो चार्ज के बराबर करेंगे। तो यहां पे देखो सोल्व करते हैं हम सबको। फास्फोरस का चाहिए, 1 फास्फोरस है, इसका x मान लो, प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, -2 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -3 है, तो बराबर में -3 कर दो। तो x इक्वल टू आ गया 4 दूनी 8, इधर जाएगा प्लस में -3, तो x इक्वल टू आ गया +5, यानी कि PO4 3- में फास्फोरस का +5 है। फिर यहां देख लो कार्बन का चाहिए, तो कार्बन का x मान लेते हैं, +3 गुने ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -2 है। तो x इक्वल टू बच्चों 3 दूनी 6 और -2 इक्वल टू +4 हो गया। तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। अब ध्यान दो NO3- NO3- नाइट्रोजन का फाइंड करना, तो नाइट्रोजन का x हो गया, +3 गुने ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया 6 - 1 बराबर +5, तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया, ठीक है, +5 हो गया। और यहां पे SO4 2- है, तो सल्फर का x +4 गुने ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 8 - 2 इक्वल टू +6 हो गया। तो ये हो गया बच्चों, अगर चार्ज वाला कंपाउंड रहेगा तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और हमने आज सीखा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। तो
ये अभी शुरुआत है, अभी आपने पूरी तरीके से नहीं सीखा है। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड जो कंपाउंड थे उनमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीख लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से निकाला जाएगा, संरचना से। और बहुत सारा मैंने इसमें आपको एक्सेप्शन बताया, जैसे जेनॉन कुछ कंपाउंड बनाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, जब हेलोजन हेलोजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वहां पे अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो उन सारे कंपाउंड को, और जो स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है जो इस फार्मूला के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि आपने सीखा तो वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभ ले सके, वो भी कुछ सीख सके। और बच्चों, इसका नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी अपलोड करेंगे, जल्दी लेकर आएंगे। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उतना जल्दी हम लेक्चर लेकर आएंगे। कमेंट जरूर करना, और आपके लिए हम 2 सवाल छोड़े जाते हैं, और ये सवाल का बजाते लिख के जवाब देना है। सिर्फ आंसर ऐसे मत दे देना कि 4 आया, 3 आया, 5 आया। 2 क्वेश्चन है, दोनों का लिखना कि आपने इसका आंसर इतना पाया और इसका आंसर इतना पाया। आपको क्या करना है, फाइंड कि SOCl2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा। SOCl2, इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ऐसे लिख के कि सर SOCl2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इतना आया। दूसरा सवाल है आपके लिए NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो SOCl2 में सल्फर का निकाल के बताना, NH4 प्लस में N का निकाल के बताना, और दोनों जवाब आपको कमेंट में देने हैं, ठीक है। चलिए, जिसका जवाब सही रहेगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।